हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? शायद आप सोच रहे होंगे सर गायब हो गए। नहीं, मैं वापस आ गया हूँ। आई एम बैक अगेन। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय हिंद, शब खैर, और आप अपना ध्यान रखें। बच्चों हमारा जो दूसरा वीडियो है क्वांटा फैक्टर से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम अल्फा, दैट इज अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हो जाए। क्या आपने 100% कोई सल्यूट लिया, सॉल्यूशन में डालने के बाद वो कितना परसेंट, 10% डिसोसिएट हुआ, 20% डिसोसिएट हुआ, 50% डिसोसिएट हुआ, या फिर 100% डिसोसिएट हो गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड इनटू आयंस, कितना मास उस सॉल्यूट का आयंस में डिसोसिएट हुआ, डिवाइडेड बाय द टोटल मास टेकन, आपने कितना मास लिया है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के पहले आपने कितना मास लिया है अपॉन टोटल मास। ऐसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मास ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन, कितना मास एसोसिएट हो गया है डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन के पहले आपने कितना टोटल मास लिया है। ओके बच्चों, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए। अगर आप 1 kg लेते हो मास, तो 1 kg पूरा का पूरा आयंस में डिसोसिएट। आपका जो मास होता है, टोटल मास, अगर आपने 1 kg लिया तो वो जो मास ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड इनटू आयंस वो भी पूरा 1 kg हो, तो 1 kg अपॉन 1 kg बिकम्स 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्यों? क्योंकि पूरा मास जो है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा या फिर एसोसिएट हो जाएगा। दिस वैल्यू, दिस टोटल मास इज कन्वर्टेड इनटू आयंस। मास ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड एंड टोटल मास दोनों बराबर होगा, पूरा बिल्कुल ही रह ही नहीं जाएगा सॉल्यूशन में। अनडिसोसिएटेड, अनएसोसिएटेड पार्ट नहीं रह जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें अनडिसोसिएटेड जो मास होगा वो नहीं होगा, जीरो होगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कंप्लीट मास ऑफ सॉल्यूट इज आइदर डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 लेस देन 1 होती है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा मास डिसोसिएट नहीं होता। जो टोटल मास होता है, फॉर एग्जांपल आपने 1 kg लिया, 1 kg में से 200 मास ही डिसोसिएट होगा, तो 200 अपॉन 1 kg दैट इज 1000 ग्राम, 1/5। कम मास ही डिसोसिएट या एसोसिएट होगा। तो जब कम मास डिसोसिएट या एसोसिएट होगा तो अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो जाएगी। ओके, ठीक है बच्चों। अब इसके लिए एक रिलेशन हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो सॉल्यूशन में बिल्कुल ही डिसोसिएटेड पार्ट नहीं होगा। मास जो अनडिसोसिएटेड होगा, अनडिसोसिएटेड मास बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अनडिसोसिएटेड मास होगा सॉल्यूशन में। ओके, अब चला हम रिलेशन देखते हैं। Relation between alpha and I. अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम ड्यूरिंग डिसोसिएशन पढ़ते हैं। डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के लिए अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ रिलेशन क्या है अल्फा वाई का, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू i-1 अपॉन n-1। दिस द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई ड्यूरिंग डिसोसिएशन। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें ऐसे निकालना है। आई तो आप
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही निकालेंगे। n क्या है? नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट formed in solution after dissociation। जैसे NaCl बच्चों, NaCl है, it will dissociate into Na positive plus Cl negative। तो आयंस कितने बन गए हैं? 2। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। n की वैल्यू 2 रखें। ओके, से MgCl2 है, किस में चेंज होगा? Mg2 प्लस एक आयन प्लस 2Cl माइनस, एक Mg2 प्लस का आयन और 2Cl माइनस के, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ओके बच्चों, अब अगर हम देखें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं सभी। अब यही अगर एसोसिएशन में जैसे एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपने अल्फा की वैल्यू, जो आई की वैल्यू होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी, वो हम जरा देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो इस चीज को भी हम देखेंगे। ड्यूरिंग एसोसिएशन इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। अगर आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसे। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा विल बी I minus 1 upon 1 by n minus 1, 1 by n। ये 1 by n क्या है? n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन। कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं? जैसे अगर हम एसिटिक एसिड को लें बेंजीन में, तो ये एसोसिएट होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं? तो यहाँ n की वैल्यू 2। कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं एसोसिएशन में? दे आर अंडरगोइंग एसोसिएशन, ये है n की वैल्यू। 2 एसोसिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, अगर कोई डाइमर फॉर्म कर रहा है, जैसा कि ये डाइमर है, तो डाइमर कैसे बना? 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट करें। तो फॉर डाइमर, अगर कोई कहता है कि डाइमर फॉर्म कर रहा है, तो आप n की वैल्यू 2 रखिए। फॉर ट्राइमर NH3। फॉर पॉलीमर्स, पॉलीमर कैसे फॉर्म होते हैं? हजारों करोड़ों जो मॉलिक्यूल होते हैं एसोसिएट होते हैं। n इज इन्फिनिटी, n की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर होती है। तो बच्चों, अगर कहीं पर i की वैल्यू गिवन है और वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए आती है, तो पहले आपको वो न्यूमेरिकल करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो डिसोसिएट हो रहे हैं। डिसोसिएट हो रहे हैं तो डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाइए। अगर उनका एसोसिएशन हो रहा है तो आप एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाइए। 1 by n डिफरेंस नहीं है, देखिए केवल डिफरेंस यहाँ पर n है और यहाँ पर 1 by n, और फॉर्मूला सेम है, बस n और उसमें 1 by n। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ आयंस फॉर्म। वहाँ n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन। कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं, वही होता है n की वैल्यू। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर फर्स्ट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आपको पता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी, सॉरी एक्सक्यूज
में अल्फा की वैल्यू 1 होती है तो I इक्वल्स टू n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ आयंस फॉर्म। जिससे हमें पता है कि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके I की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। डायरेक्टली आप K पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो यहाँ पर I इक्वल्स टू डायरेक्टली रखेंगे। और कैसे आए वो फार्मूला भी देखिए, यहाँ पर आप लोग जानते हैं अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। देख भी सकते हैं, यहाँ देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसी का देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू 1 हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है I माइनस 1, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी? 2 या सॉरी n माइनस 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए I अल्फा कितनी होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? ये आया कैसे, ये फार्मूला आया कैसे, ये फार्मूला कहाँ से आ गया, किस तरीके से डिराइव किया? तो अल्फा की वैल्यू 1 होती, 1 रखी, तो देयरफॉर I माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 गया, I इक्वल्स टू ऐसे ही ड्यूरिंग एसोसिएशन, ठीक है, बिल्कुल ही सेम रहेगा। अब जरा हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में देखते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए I किसके बराबर होगा? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है I is always less than n, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो लेस देन n होंगे, या फिर लेस देन n के बराबर नहीं होंगे, इनसे ज़्यादा नहीं होंगे, लेस देन n होंगे, जैसे K2SO4। इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी? 3। चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम CaCl2 लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, Ca2 प्लस 2Cl माइनस, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू तो 3 है, I is not equal to 3, that is I is less than 3, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कितनी होगी? लेस देन 3 होगी, लेकिन कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, वो फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, हो जाता है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कराना चाहता हूँ आपको। अरेंजमेंट पूछा जाता है, तर आस्किंग अरेंजमेंट की ये जो मॉलिक्यूल है, जो भी कंपाउंड है, उनको अरेंज करिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। Arrangement of compounds as per their colligative properties, CPs, colligative properties। बच्चों, हम यहाँ 3 तरीके से अरेंज करेंगे। पहले, when the solute is non-electrolytic, जब अगर आपका सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो, ध्यान रखिएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, दैट इज व्हाट, कौन कौन है वो भी लिखिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, इथिलीन ग्लाइकॉल, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, तब colligative properties, then the colligative properties are inversely proportional.
molecular mass of solute. ओके, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, RLBP हो या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, सभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी जब सॉल्यूट कैसा हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो। जैसे अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of osmotic pressure. That is pi. जैसे आपका से यूरिया गिवन है, शुगर गिवन है, ग्लूकोज गिवन है एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। ये सभी के सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, पाई। पाई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 U है, शुगर का 324 U, ग्लूकोज 180 U and ethylene glycol is 60 U. अब यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, पाई। पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। पाई एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका पाई सबसे कम होगा उसको पहले रखेंगे। सबसे कम किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा। शुगर का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम। अगर आप शुगर मिलाते हो, यूरिया मिलाते हो, ग्लूकोज मिलाते हो, इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, किसके ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज यूरिया। यूरिया, फिर ग्लूकोज। जितना मॉलिक्यूलर मास कम उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, प्रोवाइडेड द सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। अगर सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो यही आप कह सकते हैं। यहाँ से एक और रिलेशन बना सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, RLBP, इस सब मतलब elevation in boiling point will be maximum for urea, depression in freezing point will be maximum for urea। अगर आपके पास यूरिया और शुगर का सोल्यूशन है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका, किस सोल्यूशन का होगा, यूरिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, शुगर का ज़्यादा होगा। प्लीज़ ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव में भी ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे, लेकिन आपके पास तो मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया, आप देखिए और रखने की जरूरत नहीं, आप अरेंज कर दीजिए। बोलेंगे सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, बोले भाई जिसका डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा उसका ही फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो डिप्रेशन यहाँ पर यूरिया में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, यूरिया का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, शुगर का फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होगी वो कम। अब दूसरा, व्हेन द सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है तब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे निकालेंगे, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज n इन सॉल्यूशन। वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस, कितने आयंस फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन पर, इस फैक्टर पर डिपेंड है। जैसे क्वेश्चन मैं सेम रखता हूँ, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जिसका एलिवेशन ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। We are knowing BP is directly proportional to delta TB. More the elevation in boiling point, more is the boiling point. Okay.
अब हमारे पास कंपाउंड क्या क्या है, LiCl है, MgCl2 है, AlCl3 है एंड K4FeCl6। यहाँ LiCl अगर आप देखें, Li पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में चेंज होगा, N की वैल्यू 2, MgCl2 Mg2 प्लस 2 Cl माइनस, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो गई 3, AlCl3 Al3 प्लस 3 Cl माइनस, यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो गई 4। यहाँ पर देखिए किस तरीके से डिस्कस, 4K प्लस 4 आइंस FeCl6, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ आइंस 5। ओके बच्चों, तो जिसके नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ठीक है, कोलिगेटिव में भी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा इसका होगा, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। एक चीज़ और भी मैं जरा दिखाना चाहता हूँ, अगर वो आपसे कहते फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल देते, कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब नेगेटिव में जा रहा है, तो वी कैन से फ्रीजिंग पॉइंट जितना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज्यादा गिरेगा, उसका ही फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा, हाई नेगेटिव हाई। ओके, inversely, sorry, decrease in freezing point more is the freezing point, उसका freezing point उतना हाई होगा। ओके, तो अभी हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। डेल्टा TF, यहाँ से क्या मिल गया, डेल्टा TB एंड डेल्टा TF they are directly proportional to number of particles. जितने पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतना ही डेल्टा TB ज्यादा होगा, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज पर बॉइलिंग पॉइंट, एज पर PP। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे ज्यादा किसके हैं, अच्छा अब इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे कम किसके हैं, LiCl का, इसका BP जो सोल्यूशन बनेगा उसका BP कम होगा, MgCl2 होगा, इसका BP और बढ़ जाएगा, AlCl3 होगा, उसका BP और बढ़ जाएगा, K4FeCl6। ओके, क्यों, क्योंकि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अब एज पर फ्रीजिंग पॉइंट देखिए जरा, FP मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। आप जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। अब डेल्टा TF किसका ज्यादा होगा, डिप्रेशन किसका ज्यादा होगा, जिसके नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा होंगे। तो मैं बच्चों यहाँ से थोड़ा मिटा रहा हूँ, सेम रहेगा एज पर, क्योंकि आपको डेल्टा TF के टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा TF के टर्म्स में सबसे कम डिप्रेशन LiCl में, MgCl2 बनाओ, अगर आप मिलाते हो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मोर, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मोर। AlCl3 मिलाओगे सेम मोल, तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मोर। K4FeCl6 में लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम। सबके एक ही एक मोल अगर आप मिलाते हो, डिसॉल्व करते हो, तो ये जब मिलाओगे तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम। दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एज पर FP के हिसाब से क्या होगा, K4FeCl6 का फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाई, देन AlCl3 लो, MgCl2 LiCl।
LICL का फ्रीजिंग पॉइंट विल बी मोर हाई और इसका लो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत डाउट रहते हैं इसमें हाई और लो। हाई लो मतलब जितना नेगेटिव में जा रहा है। अगर -6 की बात करते हैं, -6 और -4 की बात करते हैं तो -6 इज लो एंड -4 इज हाई, -6 इज लो। ओके, प्रैक्टिस करिएगा इन पर। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, जेईई मेंस में अरेंजमेंट आता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, अब हम ऐसे सल्यूट देखेंगे जिसमें दोनों तरीके के हों, इलेक्ट्रोलाइटिक भी और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक भी। तो वो हम देखेंगे। तीसरा टाइप, थर्ड टाइप, and the solute is either electrolytic or non-electrolytic, दोनों का ही मिक्सचर हो। बच्चों इस कंडीशन में देखिए कैसे, colligative properties are directly proportional to small m। ये कब? नंबर ऑफ आयंस। ये कब? when number of ions, the number of particles in solution changing, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सोल्यूशन में चेंज हो रहे हैं तो आप ये टर्म लगाइए। अब दूसरा, colligative properties are inversely proportional to molar mass, मतलब when number of particles in solution not changing, चेंज नहीं हो रहे हैं, नहीं चेंज, दो आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तीन आयंस फॉर्म हो रहे हैं, ऐसे केस में अगर नंबर ऑफ आयंस नॉट चेंजिंग, दैट इज मतलब क्या, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन आर सेम हो जाए। और इसमें क्या, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन आर नॉट सेम। बड़ा ध्यान से देखिएगा। और यही मिक्सचर आता है, सिंपल तो कर लोगे, ये आता है मिक्सचर देते हैं। अगर नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में नहीं सेम तो डायरेक्टली होगा, अगर सेम है तो इनवर्स। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, अरेंज द फॉलोइंग as per descending order of RLVP and VP, vapor pressure, RLVP, VP and BP लीजिए, तीन लीजिए। relative lowering in vapor pressure and volume function। बच्चों अब मैं यहाँ कंपाउंड लिखता हूँ, एक मैं ग्लूकोज लिख रहा हूँ, एक मैं NaCl लिख रहा हूँ, एक मैं यूरिया लिख रहा हूँ, एक मैं LiCl लिख रहा हूँ, एक मैं MgCl2 लिख रहा हूँ, एक मैं सुक्रोज लिख रहा हूँ, एक K2SO4 लिख रहा हूँ, और एक AlCl3। ठीक, एक इथिलीन ग्लाइकॉल भी, इथिलीन ग्लाइकॉल, थोड़ा सा मैं यहाँ पर गैप छोड़ूंगा सो दैट लिख पाऊँ इथिलीन ग्लाइकॉल।
अब ये जो है क्वेश्चन बहुत संभाल के समझिएगा, नहीं समझ में आए तो बार बार इसको रोककर रिवाइंड करके आप देखिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो डिसोसिएट नहीं होगा। एन की वैल्यू कितनी होगी? 1, जो मिलाने से पहले वही मिलाने के बाद। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएट होगा 2 आयंस में, एन की वैल्यू कितनी? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएट नहीं होगा, एन की वैल्यू 1 ही रहेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक 2 आयंस में डिसोसिएट होगा, एन की वैल्यू 2। 2 आयंस में Li प्लस प्लस Cl-, ये इलेक्ट्रोलाइटिक है Mg2 प्लस प्लस 2Cl-, एन की वैल्यू कितनी? 3। सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, एन की वैल्यू कितनी? 1। K2SO4 इलेक्ट्रोलाइटिक 2K प्लस प्लस SO4 2-, एन की वैल्यू 3। इथिलीन ग्लाइकॉल एन की वैल्यू 1 एंड दिस इज एन की वैल्यू 4। तो बच्चों मैंने कहा कि आप देख रहे होंगे कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे ये देखिए ग्लूकोज, यहाँ पर इसमें ग्लूकोज, पहले ग्लूकोज का लिख लेते हैं। हाँ, ये 4 कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन सेम है, चेंज नहीं हो रहे। जब सेम होते हैं तो आप क्या लगाते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी? RLBP। RLBP पहला पॉइंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। सबके पार्टिकल सेम है। इसका मोलर मास कितना है? 60U। इसका मोलर मास, सॉरी ग्लूकोज का 180U। इसका 60U यूनिफाइड मास। सुक्रोज का 342U। पहले 324 लिखा था क्या? इट इज 342, सॉरी 342, 62। भाई नंबर ऑफ पार्टिकल इन 4 कंपाउंड से के सबसे कम है, सबके सेम है, सबसे कम है। नंबर ऑफ आयंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस सबसे कम है, इनके सबसे कम है, तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सबसे कम होगी। तो अब हमें देखना है कि सबसे कम किसका, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब सबसे ज़्यादा पहले फिर। अब बताइए सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका? यूरिया का। यूरिया का मोलर मास सबसे कम है तो इसका RLBP ज़्यादा मीन्स जो पार्टिकल एक है RLBP विल बी मोर। ओके, इसके बाद में बारी किसकी आएगी? मोलर मास बढ़ा तो RLBP कम हो जाएगा, साइन ऐसे होगा, डिसेंडिंग। ओके, अब मोलर मास और बढ़ गया, RLBP और भी कम हो जाएगा। और सुक्रोज के केस में ये कब है? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं सभी के लिए? 1, एन की वैल्यू 1 है। ओके, अब बच्चों ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने कम हो उतने ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी मोर। तो सबसे ज़्यादा यूरिया के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे कम हो जाएगी, हम ये देखेंगे। ओके, अब आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब 2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब 2 हो जाएंगे ठीक। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 है बच्चों, तो इनकी कोलिगेटिव 2 किस में है? NaCl में है।
LiCl में है, दो में ही इन दोनों में से मॉलिक्यूलर मास किसका हाई है? भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम, नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे, तो नंबर ऑफ आयन सेम रहेंगे तो यही मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करेगा। NaCl का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी और LiCl की ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, LiCl का मॉलिक्यूलर मास कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा। क्यों भाई ऐसे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। देखिएगा n की वैल्यू 2, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अब 3 में आ जाते हैं बच्चों, 3 में आते हैं। जब नंबर ऑफ आयंस 3 है तो 3 का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा। दिस इज 3 में भी 2 है, 2 ही पार्टिकल है। अब K2SO4 और MgCl2 में K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास as compared to MgCl2 will be more। MgCl2 से मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, नंबर ऑफ आयंस का सेम है तो मॉलिक्यूलर मास हाई तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लो। मॉलिक्यूलर मास किसका है? K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी कम होगी? K2SO4 की। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो RLBP भी कम। देन MgCl, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3, अब एक ही बचा AlCl3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके 4 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस। तो AlCl3 we can say AlCl3 is maximum, AlCl3 का RLBP सबसे ज़्यादा, n की वैल्यू 4 सबसे ज़्यादा है। ओके बच्चों, अब देखिए वेपर प्रेशर बिल्कुल इसको अरेंज कर लिया। वेपर प्रेशर और RLBP का हमें रिलेशन लिखना है। वेपर प्रेशर और RLBP इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हाई ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। प्लीज इनवर्सली ये फॉर्मूले जरूर लिखिएगा। तो जब हमने तो RLBP के टर्म्स में अरेंज किया, अब इनवर्स हो जाएगा, दैट विल बी इनवर्स। AlCl3 इनवर्स में सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? सुक्रोज। इनवर्स लिखिए, उल्टा लिखना है, कुछ नहीं उल्टा लिखना है। सुक्रोज, देन ग्लूकोज, देन इथाइलिन ग्लाइकॉल। प्लीज इसको बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस और नीट में। यूरिया नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में लिखिए, मुझे फोन करिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे कम वेपर प्रेशर AlCl3 का होगा और सुक्रोज का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा। ठीक है बच्चों, ये MgCl। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का क्या? अब तो वेपर प्रेशर है ना, एज पर वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का क्या है? अगर वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इनवर्सली रिलेटेड।
इनवर्सली बॉइलिंग पॉइंट हाई तो बॉइलिंग पॉइंट लो, और बॉइलिंग पॉइंट लो, सॉरी वेपर प्रेशर लो तो बॉइलिंग पॉइंट हाई। ओके, फिर से उल्टा कर दीजिए, यही लिख दीजिए, यही सेम, मतलब इसका उल्टा तो ये हो गया, ऐसे लिख दीजिए, उसका उल्टा लिखिए। AlCl3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबसे ज़्यादा, फिर किसका होगा MgCl2 का, फिर K2SO4 का। रिलेशन ध्यान रखिए, रिलेशन से मैं लिख रहा हूँ, K2SO4 रिलेशन से लिख रहा हूँ। यूरिया, इथिलीन ग्लाइकॉल, देन ग्लूकोज, लास्ट में क्या है सुक्रोज। सुक्रोज अगर मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर AlCl3 मिला दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको बार बार देखिए, रिवाइंड करिए, देखिए, नहीं समझ में आता मुझे फ़ोन करिए और पूछिए, कमेंट में डालिए, मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।